भारत में जब यूरोपियंस आए तो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए, क्योंकि राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। तो व्यापार के साथ साथ शुरू से उनकी एक मंशा थी कि भारत की राजनीति पर कम से कम अपना कब्जा हो जाए। ठीक है, अगर वो क्षेत्र पर कब्जा ना कर पाए तो कम से कम राजाओं पर अपना कब्जा रखें। जैसे आज आपने एक घटना देखी, वेनेजुएला का शासन तंत्र अमेरिका के पक्ष में नहीं था, तो अमेरिका ने वहां की राजनीति बदल दी। फिर अमेरिका ने कोशिश की ईरान में, उसी मॉडल को दोबारा दोहराने की कोशिश की अमेरिका ने ईरान में, क्योंकि अगर किसी देश की राजनीति आपके प्रभाव में है तो उस देश की अर्थव्यवस्था आपके इशारे पर नाचेगी। यह है राजनीति और अर्थव्यवस्था का संबंध। आज दूसरे एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यूरोपियंस भारत पहुंचे व्यापार के लिए, व्यापार के साथ साथ उनका उद्देश्य था राजनीतिक प्रभुत्व। लेकिन इस देश का माहौल ऐसा था, इस देश की व्यवस्था ऐसी थी कि अनजाने में उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया और पहली बार इस देश पर एक कंपनी ने कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत के चार दावेदार थे, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। चार मेन दावेदार। पुर्तगाली लड़ के थक चुके थे 15वीं शताब्दी से। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी राजकुमारी की शादी, कैथरीन बरगंजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार से कर दी। तो दोनों कंट्रियों के बीच वैवाहिक संबंध हो गए और डाउरी में उन्होंने बंबई का बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एरिया किसका? भारत का। डाउरी में किसको दिया जा रहा है? ब्रिटेन को। और पुर्तगाली भारत पर कब्जा के गेम से बाहर हो गए कि साहब हमको तो ट्रेड करना है, बस हम रेस में नहीं है। डच ने अंग्रेजों से कहा कि देख भाई, तुम्हें भारत पर कब्जा रखा ना, बहुत अच्छा, तुम एक काम करो, हमको साउथ ईस्ट एशिया दे दो। और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इनको स्पाइस आइलैंड्स बोलते हैं, मसालों का द्वीप। और चूंकि वहां मसालों के भंडार है इसलिए उनको गोल्डन आइलैंड्स भी बोलते हैं, सोने के द्वीप। तो डच ने अंग्रेजों से कहा कि तुम एक काम करो, हमें मसाले के द्वीप दे दो, साउथ ईस्ट एशिया दे दो, भारत तुम्हारे पास। तो डचों से समझौता हो गया कि ब्रिटेन के पास भारत और साउथ ईस्ट एशिया डच के पास। वो भी गेम से बाहर हो गए। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। चार पार्टी थी, दो बाहर हो गई, पोर्चुगीज बाहर हो गए, मैरिज अलायंस, और डच बाहर हो गए, स्ट्रेटेजिकल अलायंस। लेकिन दो पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, एक अंग्रेज और दूसरा फ्रांसीसी। और दोनों अपनी ताकत आजमाइश के लिए दक्षिण में लड़ गए। और ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो लड़ाई हुई उसको कहते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर। कौन सा वॉर? एंग्लो कर्नाटिक वॉर। कर्नाटका नहीं, कर्नाटक। तमिलनाडु का ऊपरी जो हिस्सा है वो कर्नाटक राज्य था। तमिलनाडु का जो ऊपरी हिस्सा, उस राज्य का संस्थापक था सादतुल्ला। भारत पर कब्जे की जो रूपरेखा तैयार की कि भारत पर कब्जा कैसे करना है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझ। सोशल स्टेटस अगर समझना है ना तो इकोनॉमी को समझो, और अगर किसी पीरियड की सोशल स्टेटस को जानना है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, तो सबसे प्यारी चीज क्या है? लिटरेचर। सबसे प्यारी चीज क्या है? मूवी। 1960 की मूवी का गाना है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी है ना कि फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकते। और 2005 में गाना है, कुड़ी कहती है मैनू जगवार लेंदो। फूल और जगवार। इकोनॉमी भी बदली, सोसाइटी भी बदली। एक मूवी थी श्री 420, राज कपूर और शायद मधुबाला, शायद या नरगिस, दो में से कोई है। तो मजदूर हैं दोनों, बारिश हो रही है, राज कपूर के जो कपड़े उनमें पैचेस लगे हुए, पैचेस। बारिश हो रही है और राज कपूर ने छाता पकड़ रखा है और गाना चल रहा है, पता नहीं तुमने सुना कि नहीं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और एक्ट्रेस ने इतना जबरदस्त जवाब दिया है, जबरदस्त। वो ये नहीं कहती मेरा दिल डरता है, हाँ, वो कहती है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल भिखमंगे हो तुम। वो ये नहीं कह रही कि मेरा दिल डर रहा है, ना ना ना, वो कह रही है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल। बॉलीवुड ने गरीबी को बड़ा प्रोत्साहन दिया, जैसे टीचर बड़ा प्रोत्साहन देते हैं कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीबी को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो? बॉलीवुड ने भी एक जमाने में गरीबी को बहुत प्रमोट किया, बहुत। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे हो और प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी। और जब तुम्हें पता था कि लड़की को चांदी की दीवार पसंद है, तुम चांदी की दीवार बना देते, लड़की दीवार पकड़ लेती, तुम लड़की को पकड़ लेते। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ। मैं गाने नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझ शब्द का महत्व बता रहा हूं। विजन। फ्रेंच कंपनी का गवर्नर है ड्यूप्ले, बड़ा प्यारा आदमी है, पहला महानायक ड्यूप्ले। उसको पता है कि भारत के लोगों को राजा बनना है, लेकिन तावीज पहन के बनना है। तो ड्यूप्ले ने एक फार्मूला निकाला। इस देश पे जो कब्जा हुआ वो 3 फार्मूलों से कब्जा हुआ। पहला फार्मूला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, गौर करना और लिख लो। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर सिर्फ 3 फार्मूले से कब्जा किया था। पहला फार्मूला किंग मेकर का फार्मूला, राजा बनाएंगे। इस फार्मूले को इवॉल्व किसने किया? ड्यूप्ले ने। ड्यूप्ले कौन है? फ्रेंच गवर्नर। अब कर्नाटक, मैंने बताया तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा, और हैदराबाद, 2 स्टेट थे। कौन कौन से? कर्नाटक और हैदराबाद। और दोनों जहां के राजा की डेथ हो चुकी थी, निजामुल मुल्क की डेथ हो चुकी थी। तो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ड्यूप्ले ने क्या किया? चंदा साहिब को पकड़ा कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को पकड़ा हैदराबाद में।
और ये जो इस कंपनियों की सेनाएं थी, डिसिप्लिन थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप थी, प्यारी सेनाएं थी। तो ड्यूप्ले ने मुजफ्फर जंग को पकड़ा और चंदा साहिब को पकड़ा और बोला हम बनाएंगे राजा, तुम टेंशन मत लो। और फिर मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और ड्यूप्ले, इन तीनों ने मिलकर अंबर के युद्ध में 1749 के युद्ध में, अंबर बड़ा फेमस युद्ध है 1749 का अंबर का युद्ध, इसमें अनवरुद्दीन को मार दिया। अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक का नवाब। और फिर ड्यूप्ले ने चंदा साहिब को कर्नाटक का राजा बना दिया। फिर उधर नासिर जंग को मार दिया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का राजा बना दिया। अब यहां पे बहुत गौर से सुनना, जैसे ही ड्यूप्ले ने चंदा साहिब को कर्नाटक का राजा बनाया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का, इन दोनों ने बड़ा भारी रिवॉर्ड दिया ड्यूप्ले को। भाई आज तुम किसी को सांसद बनाओगे तो तुमको कम से कम 100 करोड़ का टेंडर तो देगा ही ना। अगर मरे हुए हो तो मिठाई खिला के भेज देगा। नेताओं के दो तरह के समर्थक होते हैं, एक जो हमेशा पर्दे पे दिखाई पड़ते हैं, वो आम लोग हैं, इमोशनल, भावुक, नारा लगा रहे हैं। तो जब नेता जीतता है तो उनको मिठाई खिलाता है, लड्डू, कि ये खा लो निकल लो। और दूसरा जो समर्थक होता है नेता का, वो कौन होता है? कैपिटलिस्ट। ये लो 100 करोड़ रुपए इलेक्शन के, और जीत जाना तो 1000 करोड़ का टेंडर दे देना। सिंपल। बस वही हाल यहां भी हुआ। कर्नाटक में किसको बैठाया? चंदा साहिब को। हैदराबाद में किसको बैठाया? मुजफ्फर जंग को। और मुजफ्फर जंग ने, कर्नाटक में चंदा साहिब ने 80 गांव दिए ड्यूप्ले को गिफ्ट में। मुजफ्फर जंग ने मसूलीपट्टनम का शहर दिया, 20 लाख रुपए दिए। किस ईयर में? 20 लाख 1749 में। और ड्यूप्ले को गवर्नर बनाया कृष्णा रिवर, कृष्णा से कन्याकुमारी। और यहीं से इस फार्मूले का जन्म हुआ। कौन सा फार्मूला? किंग मेकर का। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करो और उनसे दो फायदे लो। कौन कौन से फायदे? एक आर्थिक फायदा और एक राजनीतिक फायदा। इस फार्मूले को पैदा किसने किया? ड्यूप्ले ने। इस फार्मूले को प्रमोट किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 में वो बंगाल पहुंचता है, रॉबर्ट क्लाइव। और जैसे ही बंगाल पहुंचता है, सबसे पहला सवाल बंगालियों से यही कहता है कि राजा कौन बनेगा? मीर जाफर अब्दुल साहब, साहब हम राजा बनेंगे साहब। बोले अच्छा आओ। और फिर वो अपने अधिकारियों से पूछता है कि विभीषण खोज के लाओ। एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया था, और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 विभीषण मिले। कितने? कितना बड़ा सूत्र यहां के निकल आ रहा है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर के अंदर विभीषण निकालो। शायद अमेरिका को ईरान में ऐसा कोई विभीषण मिला नहीं। उनको इराक में मिला विभीषण, अमेरिका को इराक में विभीषण मिल गया, अमेरिका को लीबिया में विभीषण मिल गया, अमेरिका को वेनेजुएला में विभीषण मिल गया, लेकिन अमेरिका को नॉर्थ कोरिया में विभीषण नहीं मिला। तुम देखो, जहां जहां अमेरिका को विभीषण नहीं मिला, वहां वहां अमेरिका एंटर ही नहीं कर पाया। कितना प्यारा सूत्र है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर में विभीषण पैदा करो। और एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया। और रॉबर्ट क्लाइव को 20 विभीषण मिले। मीर जाफर मिला, बोला साहब राजा बना दो। खादिम खान मिला, बोला साहब सेना का उच्चतम पद मुझे दे दो। ओमीचंद बोले साहब 5-6 लाख रुपए दे दो। जगत सेठ बोला ट्रेड रिलैक्सेशन दे दो। ऐसे 20 लोग रॉबर्ट क्लाइव को मिले। और बंगाल का नवाब एक नौजवान 21 साल का सिराजुद्दौला, नौजवान और गुस्सैल, जिसको भी क्रोध आता है ना, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जिसको भी क्रोध आता है, क्रोध, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्रोध दूसरे का नुकसान बाद में करता है, पहले अपना नुकसान करता है। जो सोचने की क्षमता है ना, उसको क्रोध मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और जब 20 विभीषण रॉबर्ट क्लाइव के पास आए, उसने भड़का दिया सिराजुद्दौला को। अब एक कंपनी अगर किसी राजा के साथ बदतमीजी करेगी तो राजा को बुरा तो लगेगा ही, पर राजा को पता नहीं है कि इनके पास विभीषण है। और फिर 1757 में बड़ा फेमस युद्ध होता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध। भारत के प्रमुख युद्धों में से है वो प्लासी। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध का मैदान है, युद्ध चल रहा है। विभीषण सारे किसकी तरफ है? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। चेस का गेम देखा? चेस का गेम, चेस के गेम में अगर तुम बोर्ड से राजा हटा दो तो गेम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे चेस है ऐसे मोनार्की है। अगर चेस के गेम में तुम राजा हटा दोगे, गेम खत्म। ऐसे मोनार्की में अगर तुम राजा हटा दोगे, वॉर खत्म। अब विभीषण तो रॉबर्ट क्लाइव से मिले ही हुए थे। और फिर मीर जाफर पहुंचता है सिराजुद्दौला के पास, कहता सरकार आपकी जान खतरे में है सरकार, आप मैदान से निकल जाइए सरकार। क्योंकि मीर जाफर को पता है कि अगर सिराज बैटलफील्ड से भागेगा, सेना सरेंडर कर देगी। और सिराज नौजवान है, उत्तेजना है, उत्साह है, पर समझ नहीं है। अब देखो, तुम पूछते हो ना कि सफलता का पैरामीटर क्या है। 2 कैरेक्टर तुम्हारे सामने हैं। एक रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, कंपनी चला रहा है, और एक तरफ सिराजुद्दौला स्वदेशी है, राजा है, स्थानीय संपत्ति उसके पास है, स्थानीय लोग उसके पास हैं, लेकिन वो हार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है। और जब मीर जाफर उसे भड़काता है कि साहब आप निकलो साहब, आपकी जान खतरे में, हम देख लेंगे साहब, और सिराज प्लासी के युद्ध में मैदान छोड़कर निकल जाता है। और जैसे ही वो प्लासी के मैदान से बाहर निकलता है, सेना सरेंडर कर देती है और प्लासी का युद्ध कंपनी जीत जाती है बिना लड़े। और जब वो युद्ध खत्म होता है तो बंगाल का राजा कौन? मीर जाफर।
मीर जाफर का बेटा मिरान शिराज की धोखे से हत्या कर देता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने इतना पैसा लिया मीर जाफर से, रॉबर्ट क्लाइव ने अकेले 50 लाख रुपया लिया। किस सन में? 1757 में। कितना? 50 लाख। वॉटसन और भी कंपनी के सारे अधिकारी जमकर पैसा लोगों ने लिया। कौन सा फार्मूला? किंग मेकर का फार्मूला। क्या है फार्मूला? भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखल करो और इनसे दो फायदे लो। पहला फायदा इकोनॉमिक, दूसरा फायदा पॉलिटिकल। और फिर तो अंग्रेज अधिकारी डेली मीर जाफर के पास डेली आते थे, डेली। आज 50 रुपए दे दो, आज 100 रुपए दे दो, आज 10 रुपए दे दो, सिगरेट का पैसा दे दो। और 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया पैसा खत्म हो गया, अब नहीं है। भाई राज्य के पास अनलिमिटेड सोर्स तो है नहीं, लिमिटेड सोर्स है। 1760 में मीर जाफर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी ने कहा नीचे उतरो, पैसे नहीं, नीचे उतर। फिर कंपनी ने पूछा अब राजा कौन बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया कि साहब हम बनेंगे। और 1760 में कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बिठाया। लेकिन मीर कासिम सद्दाम हुसैन बनने लगा, गद्दी पे बैठा, फिर वो अपने आप को ताकतवर करने लगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स। और मिलिट्री रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ा काम उसने किया, अब वो रिफॉर्म्स कर रहा है। इकोनॉमी का रिफॉर्म कर रहा है, पॉलिटी का रिफॉर्म कर रहा है, मिलिट्री का रिफॉर्म कर रहा है। अंग्रेजों को लगा रिफॉर्म्स, तुम रिफॉर्म क्यों कर रहे हो? तुम चुपचाप गद्दी पे बैठो, मुकुट लगाओ, दारू पियो, मुजरा देखो, आराम से। हम है ना। किंग मेकर कभी नहीं चाहता कि किंग ताकतवर हो जाए, क्योंकि अगर किंग ताकतवर हो जाएगा तो किंग मेकर गायब हो जाएगा। किंग मेकर हमेशा चाहता है कि किंग कमजोर रहे। लेकिन कासिम ने एक गलती कर दी, रिफॉर्म्स। जो काम सद्दाम हुसैन ने इराक में किया, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, वही काम मीर कासिम ने करना शुरू कर दिया। अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया और मुंगेर में कैनन फैक्ट्री लगा दी। आज भी मुंगेर असलहों के लिए बहुत फेमस है। तो जैसे ही मीर कासिम ने असलहों की फैक्ट्री लगाई, तुरंत अंग्रेजों ने पूछा मीर कासिम से कि क्या ये कैनन फैक्ट्री किसके लिए? तो मीर कासिम ने कहा साहब वो पटाखे बनाएंगे साहब। जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो तुम उसका शोषण नहीं कर पाओगे। किसी भी ताकतवर आदमी का शोषण नहीं किया जा सकता। अगर किसी का शोषण करना है तो उसे कमजोर रखना ही है, यह नियम है। कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल ताकतवर हो, क्योंकि उसे बंगाल का शोषण करना था। उसी तरह आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान के रिसोर्सेस का शोषण करना है। मीर कासिम भाग के पहुंचा अवध। सोचा मैं अकेले क्यों मरूं, एक आध आदमी को साथ ले लूं। अवध आया। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसको नेता बनने का बड़ा शौक था। शुजाउद्दौला ने भारत के शहंशाह को शेल्टर दे रखी थी, शाह आलम को, क्योंकि शाह आलम जो था मुगल बादशाह, उसके वजीर ने उसको मार के भगा दिया था, उसकी आंखें निकाल ली थी। यह हालत थी मुगल बादशाह की। 1760 के बाद मुगल बादशाह अपनी वजीर के डर के मारे भाग रहा था। अब अवध में 3 लोगों का गुट बना। एक अंधा, कौन अंधा? शाह आलम। एक बेवकूफ, कौन? मीर कासिम। और तीसरा मूर्ख, शुजाउद्दौला। तीनों ने दोस्ती की कि भाई साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे इस अंग्रेजों से। और तीनों मिलकर, अंधा, मूर्ख और बेवकूफ, इन तीनों लोगों का गुट बना और ये तीनों लोग जाके दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति से भिड़ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बक्सर 1764। रिजल्ट तो पता ही है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे बाबा शेर से लड़ गए थे, बोले क्या हुआ? बोले चीर फाड़ के खा गया। और तीनों को मारा अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में और अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा। लेकिन अंग्रेजों ने एक बड़ा प्यारा काम किया। 1765 में बंगाल पे कब्जा कर लिया पर किसी को बताया नहीं। जैसे ही तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को डिस्क्लोज करोगे, तुम्हारे 500 नए दुश्मन, और अगर तुम्हारी उपलब्धि हो गई फिर तो दुश्मनों की अंबार। वो खान सर है ना पटना वाले, उपलब्धि है। अगर वही खान सर महीने का 5-10 हजार कोचिंग से कमा रहे होते तो इतना बवाल होता है? इलाहाबाद की कोचिंगों में ऐसा कोई दिन नहीं है जब पोस्टर फाड़ा ना जाए, झगड़ा ना हो, गोली ना चले, बम ना चले, कभी FIR नहीं होता। कोई पूछने ही नहीं आता कि भाड़ में जाओ। लेकिन 2 जून से मामला चल रहा है। भारत के न्यूज चैनल को देख के ऐसा लग रहा है कि ईरान का मुद्दा ही तो खत्म हो गया, और जो देखो वही एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। आज मैं एक्सपोज करूंगा खान सर को। कैसे? उस आदमी की सिर्फ एक कमी है, उस आदमी की बड़ी अच्छी उपलब्धि है, और उपलब्धि वाले व्यक्ति पर हमला करने में मजा बहुत आता है।